अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि आज ग्लोबल वर्ल्ड समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में पूरा वर्ल्ड जो है ये एक ग्लोबल विलेज बना है, लेकिन असल में देखना है कि ये ग्लोबल वर्ल्ड जो हम बोलते हैं इसके लिए क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ ग्लोबल वर्ल्ड को बनाते हैं। असल में हम देखते हैं कि तमाम कंट्रीज़ जो हैं, तमाम कंट्रीज़ की तमाम ज़रूरतें, तमाम नीड्स वो पूरी नहीं कर सकते हैं अपने मुल्क से। इसलिए आपस में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं ये डिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे पर इनका इन्हिसार है, इनकी डिपेंडेंस है, जिसको हम कह सकते हैं इंटर डिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज़। क्योंकि हम देखते हैं कि हर ज़रूरत मुल्क अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो सबसे बड़ी ग्लोबलाइजेशन में जो काम करता है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कह सकते हैं, ये इंसान को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इधर उधर ले जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो इस सिलसिले में हम जो सबसे अहम चीज़ जो है वो ट्रेड है। ट्रेड जो है ये एक अहम लिंक है जिसकी वजह से मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो हैं ये डिस्टेंट जगहों में गए, ये दूसरे ममालिक में गए और ट्रेड की वजह से अपने अपने अपना प्रॉफिट करने के लिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्होंने रुख किया। और ट्रेड भी एक अहम वजह है इस इंटरकनेक्टिविटी के लिए, ममालिक के दरमियान कनेक्टिविटी के लिए ट्रेड एक अहम वजह है। दूसरा है माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेशन ऑफ पीपल फॉर इन सर्च ऑफ वर्क। इन सर्च ऑफ वर्क, ये अहम चीजें हैं कि असल में ये सारा निज़ाम जो है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। ट्रेड एक जरिया है जिससे लोग दूसरे कंट्रीज में मुतारफ हो गए, इंट्रोड्यूस हो गए और इस तरह से अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग पुराने ज़माने से माइग्रेशन के सिलसिले में भी, काम ढूंढने के सिलसिले में भी, रोज़गार के सिलसिले में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और इसके साथ साथ मोमेंट ऑफ कैपिटल है। तीसरी चीज़ जो अहम है वो है मोमेंट ऑफ कैपिटल। असल में हम क्या देखते हैं कि कैपिटल हम कहते हैं कि जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं अपने कारोबार में, अपनी तिजारत में, उसको हम कैपिटल कहते हैं, सरमाया। तो मोमेंट ऑफ कैपिटल भी इसमें अहम रोल अदा करती है ग्लोबलाइजेशन में। तो आज के दौर में जो ग्लोबलाइजेशन हम देखते हैं, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन जो है जो आज अरूज पर है, टेक्नोलॉजी ने इसमें अहम रोल अदा किया है। स्टीम शिप्स हैं, एयरवेज हैं, वाटरवेज हैं, रेलवेज हैं, और ये इन सब चीज़ों के ज़रिए से ये इंटरकनेक्टिविटी जो है डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान ये बहुत आसान हो गई है। आज पूरा दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बना है। लेकिन असल में हमें देखना यह है कि एंशंट टाइम्स में ये ग्लोबलाइजेशन एक साथ नहीं आई है, इसमें कुछ फेजेस लगे हैं, इसमें कुछ वक्त लगा है। और हम देखेंगे कि पुराने ज़माने में एंशंट टाइम्स में किस तरह ये जो इंटरकनेक्टिविटी लोगों के दरमियान किस तरह थी और इसकी सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो क्या थी। तो अगर हम ये देखेंगे, इसके लिए हमें ये पता चलता है जब हम ये देखते हैं तो ट्रैवलर्स एक अहम सोर्स हैं। ट्रैवलर्स आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन समझना आसान है,
लेकिन हमें इसके फेजेस, ये ग्लोबलाइजेशन जो इमर्ज हुई है ये पुराने जमाने से ही इमर्ज हुई है। तो हमें देखना है कि थोड़ा पीछे जाकर हमें ये देखना है कि इसकी वजूहात क्या थी, वहां इसका जरिया क्या बने हैं। एक तो इसके अहम जरिए जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं, दूसरा जो है वो हैं प्रीस्ट्स और पिलग्रिम्स। प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स, ये किस लिए आते हैं ट्रैवलर्स, ये दुनिया को, ये इसलिए जाते हैं कि मुख्तलिफ दुनिया की तहजीबों को देखते थे। ये बहुत दूर दराज का सफ़र करके मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचते थे। और इसी तरह ये प्रीस्ट जो हैं या पिलग्रिम्स जो हैं, कभी कभी अपने ममालिक में, अपने कंट्रीज में इनको कन्फ्लिक्ट्स होते थे वक़्त के हुक्मरानों के साथ, और वो कन्फ्लिक्ट्स की वजह से उस सज़ा को, बादशाहों के उस गैर और गज़ब से बचने के लिए, इनकी सज़ाओं से बचने के लिए ये दूर दराज इलाकों का सफ़र करते थे, या कोई होली प्लेसेस की वर्शिप के लिए या दूर दराज इलाकों में जाकर पिलग्रिम्स में जाया करते थे। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये जो ट्रेडर्स हैं, प्रीस्ट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, तो ये इसलिए दूर दराज मुल्कों का ये सफ़र करते थे। लेकिन ये सिर्फ अकेले नहीं जाते थे, इनके साथ अपने कुछ आइडियाज भी होते थे। ये अपने साथ आइडियाज भी लेते थे, ये अपने साथ इन्वेंशन भी लेते थे, और इनके साथ ये आइडियाज, इन्वेंशन और इनके साथ स्किल्स भी होते थे। स्किल्स यानी ट्रैवलर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स और दूसरे किस्म के लोग जो भी पुराने जमाने में जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर करते थे, तो लाजमी बात है ये अपने साथ इनके कुछ अपने आइडियाज होते थे, अपनी आइडियोलॉजी इनकी होती थी, और इसी तरह इनके फूड हैबिट्स अपने होते थे, और इनका ट्रेडिशन और इनका अपना एक अलग कस्टम होता था। तो इस तरह से ये इनके इन्वेंशन होते थे, इनके ख्यालात होते थे, इनके स्किल्स होते थे। जहां जिन मुल्कों का ये सफर करते थे वहां इनके ये आइडियाज जो है वहां फैल जाते थे। वहां जाकर इनके जो जो इनके मतलब ख्यालात थे, अगर अपने ममालिक में इनको अपने अपने ख्यालात को अमली जमा पहनने का मौका नहीं मिलता था, अगर इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलता था, तो वो वक्त के हुक्मरानों से बचने के लिए, अपने ख्यालात के इजहार के लिए दूसरे ममालिक में जाया करते थे। तो इस तरह से इन्वेंशन, इनके साथ जो इन्वेंशन होते थे, इनके पास जो मतलब जो इन्वेंशन, मुख्तलिफ किस्म के इन्वेंशन होते थे, ये भी ट्रांसफर होते थे इनके साथ साथ। और इसके साथ साथ स्किल्स, यानी इनके पास जो स्किल होता था, स्किल ट्रांसफर भी इनके जरिए से होता था। यानी जिन ममालिक का ये सफर करते थे, इन ममालिक में ये अपना स्किल भी पहुंचाया करते थे। और इस तरह से ये जो पुराने दौर में हम देखते हैं कि स्किल भी ट्रांसफर हुआ, और आइडियाज भी ट्रांसफर हुए, और इन्वेंशन भी ट्रांसफर हुए। और इस तरह से ये तहजीब जो है, ये इन्वेंशन जो हम देखते हैं, तो इस तरह से पुराने दौर से ही मुख्तलिफ ये लोग जो ट्रैवलर्स या ये प्रीस्ट्स या इनके साथ जो स्किल होता था, ये बड़े आर्किटेक्चर्स होते थे, या इनके ख्यालात बड़े निराले होते थे। इनके ख्यालात से एक इनकलाब, ये अपने अपने आइडियाज के जरिए से उन जगहों में अपने ख्यालात के जरिए से एक नया एक माहौल पैदा करते थे, और एक इनकलाब आता था। और यहाँ अपने स्किल की वजह से ये वहाँ एक नया एक तहजीब वजूद में आता था। तो इस तरह से स्किल ट्रांसफर होता था, इन्वेंशन भी दूसरे ममालिक तक पहुंच जाते थे, और इस तरह से आइडियाज और थॉट्स जो हैं ये भी ट्रांसफर होते थे लोगों के। तो इसके साथ साथ तो ये एक बहुत अहम जरिया है। यानी इन एंशंट टाइम्स में ग्लोबलाइजेशन का अहम जरिया ये ट्रैवलर्स थे, प्रीस्ट्स थे, ये पिलग्रिम्स थे, या नॉलेज सीख करने के लिए लोग जाया करते थे। ये सारी चीजें जो हैं ये पुराने जमाने के लिए अहम जरिया हैं ग्लोबलाइजेशन की। फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर जो कहा जाता है कि 3000 BC, बिफोर क्रिश्चियन इरा, एक वाइब्रेंट ट्रेड चल रहा था बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन and West Asian countries. Indus Valley civilization and West Asian countries.
3000 साल पहले, 3000 साल पहले, 3000 BC से पहले, बिफोर क्रिश्चियन इरा की इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पुरानी तहजीब मानी जाती है, और वहां से वेस्ट एशिया की तरफ कंट्रीज जो है आपस में इंटरलिंक्ड थे, इनकी एक वाइब्रेंट तेज जारी थी, एक अहम तिजारत इनके जरिए से हो रही थी। और ये भी ये भी एक लिंक था, एक ट्रेड लिंक था, ट्रेड इनका एक बहुत बड़ा जरिया था लिंक का। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि फिर सिल्क रूट्स आए, सिल्क रूट्स, डिफरेंट सिल्क रूट्स, डिफरेंट सिल्क रूट्स। हम देखते हैं कि ये सिल्क रूट्स जो हैं ये बाय लैंड भी थे, और ये समुद्री भी थे, और ये जमीनी भी थे, यानी ऑन लैंड एज वेल एज ऑन सीज। हम देखते हैं कि ये सिल्क रूट्स जो हैं, एक अहम सिल्क रूट जो था जिसको हम कहते हैं चाइनीज वेस्ट बाउंड सिल्क। चाइनीज जो चाइना को यानी एशिया को पूरे यूरोप के साथ जो कनेक्ट करता था सिल्क रूट, तो वहां से चाइना की फाइन सिल्क जो यहाँ से जो बड़ी मशहूर थी, तो इसलिए ये मशहूर हुआ। ये सिल्क रूट्स ये ट्रेड का एक बहुत बड़ा जरिया था। चाइनीज सिल्क यहाँ से, और चाइना की पोट्री यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जाती थी, वो इन सिल्क रूटों के जरिए से। और जब बहुत सारे सिल्क रूट्स जो वजूद में आए थे, तो चाइनीज सिल्क रूट में एक बहुत बड़ा रूट था, जहाँ जो तिजारत का एक अहम बहुत बड़ा जरिया था। और हम देखते हैं कि फिर ये एक ही सिल्क रूट नहीं था, बल्कि डिफरेंट सिल्क रूट्स दुनिया में इनका पता लगा है कि जो ये ट्रेड चल रही थी। हम देखते हैं कि यहां से चाइना की इन सिल्क रूट से चाइना की सिल्क और दूसरे आइटम्स, और इंडिया से स्पाइसेस, इन सिल्क रूटों के जरिए से एक तो चाइना की वो फाइन सिल्क यहां से यूरोपियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जाती थी, तो दूसरा चाइना की पोट्री मीन्स द यानी मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन। और इस तरह से इंडिया से क्या जाती थी, इंडिया से इसी सिल्क रूट के जरिए से स्पाइसेस जाते थे, यानी मसाले, स्पाइसेस भी जाते थे, और टेक्सटाइल्स भी जाती थी। स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स यानी कपड़े, ये सारी चीजें जो हैं ये इंडिया से जाती थी, और वहां से ये यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाती थी। और वहां से हमें क्या मिलता था, वहां से फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज से फिर प्रेशियस मटेरियल यानी गोल्ड, सिल्वर, ये एशियन कंट्रीज की तरफ फ्लो हो रहा था। और ये हम देखते हैं कि हाउ इन olden times how different countries and continents were interlinked, और इनका सबसे बड़ा जरिया था सिल्क रूट्स। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये चीज जो है फूड जो है, फूड ट्रैवल जो है, फूड ट्रैवल की भी एक दास्तान है। फूड ट्रैवल की एक बहुत बड़ी दास्तान है। जब हम देखते हैं कि ये फूड्स जो हम आज इस्तेमाल करते हैं अपने ममालिक में, यहाँ जो हम अक्सर फूड्स जो इस्तेमाल करते हैं, ये फूड्स जो हैं ये यूं ही यहाँ नहीं पहुंचे हैं। असल में जो है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को डिस्कवर किया, और फिर वहां जो है फिर यूरोपियंस वहां पहुंचे, यूरोपियन कंट्रीज के लोग वहां पहुंचे, और वहां जाकर इन्होंने वहां का एक वास्ट कंटिनेंट जब वहां वो डिस्कवर हुआ, तो वहां के फूड्स जो हैं वो यहाँ ट्रांसफर हुए। मिसाल के तौर पर जो आज वो फूड्स जो हम आज यहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे इंसेस्टर्स आज से 500 साल पहले यानी 5 centuries ago our ancestors were not aware about these foods। मिसाल के तौर पर वो फूड्स क्या हैं, पोटैटोज हैं, टोमेटोज, ग्राउंड नट, maize, sweet potatoes। These items
were not known to our ancestors since 500 years before. तो ये चीजें जो हैं, ये फूड आइटम्स जो हैं, जब यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे और अमेरिका से ये यूरोपियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस हो गई, फिर यूरोपियन कंट्रीज के जरिए से ये फिर सिल्क रूट्स जो ऑलरेडी थे, सिल्क रूट्स के जरिए से फिर एशियन कंट्रीज में भी ये इंट्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह से ये फूड आइटम्स भी, इनकी भी एक दास्तान है इस ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने में। और इसके साथ हम देखते हैं और इनका एक असर भी होता है। कहते हैं कि आयरलैंड जो है, आयरलैंड इतना डिपेंडेंट हुआ, आयरलैंड के लोगों को ये पोटैटोज इतने सेहत के लिए मुनासिब लगे और वो उन्होंने इसको अपने सेहत के लिए बहुत ही मुकवी ग़िज़ा समझा। और कहते हैं कि आयरलैंड के पोर लोगों ने, गरीब लोगों ने, आम जमींदारों ने पोटैटोज खाने शुरू किए। ये इनका वो इस पर बहुत ही डिपेंडेंट रहे। कहते हैं कि जब 1840 मिड 1840 में जब एक बार आयरलैंड में पोटैटो क्रॉप फेल हुआ तो वहां के लोग जो हैं वो भूख की वजह से मर गई। यानी अब उन्होंने अपने मुल्क में जो उनको गजा निकलती थी, इससे ज्यादा उनको मुनासिब और सेहत के लिए फायदेमंद गजा जो है पोटैटो लगती थी। और यही वजह है कि 1840 में जब वहां एक पोटैटो क्रॉप फेल हुआ तो वहां के लोग जो हैं वो भूख से मर गए, यानी दे डाइड ऑफ स्टार्वेशन। यानी भूख की वजह से वो मर गए, क्योंकि वो इतने डिपेंडेंट बन गए थे पोटैटोज पर। पोटैटोज को इस्तेमाल करने पर वो इतने पोटैटोज को इतना इस्तेमाल करते थे ताकि वो इन पर इतना इनका इंहिसार था कि जब पोटैटो क्रॉप खत्म हुआ तो वो हजारों की तादाद में बढ़ने लगी। तो इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फूड के साथ साथ ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसके साथ साथ जब इसकी एक कुछ खामियां भी हैं। हम देखते हैं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को इन्वेंट किया, अमेरिका को डिस्कवर किया 1492 में, तो फिर वहां यूरोपियन की बहुत तादाद वहां गई और फिर स्पेनिश, इसके बाद मिड 16th सेंचुरी में पुर्तगीज और स्पेनिश, इन मिड 16th सेंचुरी पुर्तगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट वहां हुआ। और ये कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ? मिड 16th सेंचुरी में स्पेनिश और पुर्तगीज जो वहां कॉन्क्वेस्ट के लिए वो अमेरिका गए और इन्होंने वहां अमेरिका में जब इस वास्ट कॉन्टिनेंट पर पहुंच गए, क्योंकि ये एक डिजीज लेकर साथ गए थे, यानी स्मॉल पॉक्स एक डिजीज है, इसके जर्म से लेकर साथ गए थे। तो जब ये वहां पहुंचे, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम जो था ये बड़ा मजबूत था, ये बीमारी इनको मुतासर नहीं करती थी। लेकिन जब ये अमेरिका गए, वहां अमेरिका को इन्हें कॉलोनाइज करना था, कॉन्कर करना था अमेरिका को। तो वहां जब ये पहुंचे, जब ये डिजीज इनके साथ वहां पहुंची, तो ये जर्म जब वहां पहुंचे, ये जबरदस्त तेजी के साथ वहां फैलने लगे। और अमेरिका के उन जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स अमेरिका के थे, असल बाशिंदे अमेरिका के थे, वो इस बीमारी के वो इसका डिफेंड नहीं कर सके। वो उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं था जितना कि यूरोपियंस का था, जो यहाँ गए कॉन्क्वेस्ट के लिए गए थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर था। लेकिन अमेरिकन इनहेबिटेंट्स के लिए उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से इस बीमारी की वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से, दे डाइड इन थाउजेंड्स, ये हजारों की तादाद में इनका सफाया हो गया। इनकी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज वहां जो हैं ये मौत की आकाश में चली गई। तो इस तरह से वो जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट या पुर्तगीज कॉन्क्वेस्ट जो अमेरिका जो इन्होंने फतह किया, वो किसी जंगी मतलब मिलिट्री वॉरफेयर की वजह से कॉन्कर नहीं किया, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये जर्मन्स बनी। जर्मन्स की वजह से इन्होंने इस अमेरिका को कॉन्कर किया।
लेकिन फिर हम देखते हैं इसके बाद जो है, तो इस तरह ये भी मुमकिन है कि जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं वो जर्म्स और डिजीज भी कभी कभी लेते हैं। इसका कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। कभी स्किल भी ट्रांसफर होता है, कभी कभी इन्वेंशन भी ट्रांसफर होते हैं, आइडियाज भी ट्रांसफर होते हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी ऐसी बीमारियां भी वो लेकर जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है हम देखते हैं कि ये जो वर्ल्ड है कि किस तरह से ये इंटरकनेक्ट हो गया है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, तो फिर इन 18th सेंचुरी में इंडिया और चाइना जो थे ये रिचेस्ट कंट्रीज माने जाते थे। ये तिजारत के एतबार से हर एतबार से रिचेस्ट कंट्रीज माने जाते थे। और अमेरिका जो थी, अमेरिका इस दौर में, अमेरिका जो था, यूरोपियन कंट्रीज 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज के हालात जो अच्छे नहीं थे, वहां डिजीजेस वहां आम थी, वहां ओवरक्राउडेड सिटीज थी, वहां जो थे वहां रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स थे। और 19th सेंचुरी से यूरोप में हालात मुनासिब नहीं थे। लेकिन उस दौर में 18th सेंचुरी में चाइना और इंडिया जो थे रिचेस्ट कंट्री और ट्रेड के लिए बहुत ही मुनासिब जगह मानी जाती थी। और यूरोप में हम क्या देखते हैं, वहां कन्फ्लिक्ट्स थे, वहां कुछ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स थे, और कहें वहां डिजीजेस का वाइड सेपरेट डिजीजेस भी वहां थी। और इस तरह से वहां जो ओवरक्राउडेड सिटीज थी, क्योंकि इस तरह से वहां जो थे वहां के अक्सर पॉपुलेशन जो थी उसने अमेरिका की तरफ रुख किया, वो अमेरिका गई। और अमेरिका में जाकर जब वो अमेरिका गई, और अमेरिका जो एक बड़ा रिसोर्सेज के एतबार से बड़ा रिच कंटिनेंट है, तो फिर धीरे धीरे अमेरिकन ने यूरोपियन ममालिक के साथ अपनी तिजारत शुरू की और ये ट्रेड फ्लोरिश हो गई। अब चाइना जो था 15th सेंचुरी में चाइना ने ओवरसीज ट्रेड पर रोक लगाई, ओवरसीज ट्रेड में ज्यादा हिस्सा नहीं लिया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं अमेरिका के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ अब जो यह है एक ये सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गई। और आज हम देखते हैं कि यूरोप आज सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है। यूरोप जो है ये सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है, जिस तरह हम देखते हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर ने वास्ट कंटिनेंट अमेरिका को ये जो मतलब डिस्कवर किया, और इसके फौरन बाद फिर 1498 में हम देखते हैं वास्को डी गामा जो एक पुर्तगीज सेलर था, उसने इंडियन ओशन के जरिए से सी रूट निकाला इंडिया का। और अब जो एक वाइब्रेंट ट्रेड जो थी 16th सेंचुरी में जो है ये वर्ल्ड जो है ये श्रिंक हो गया। 16th सेंचुरी में ये वर्ल्ड जो है ये श्रिंक हो गया है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज इट बिकेम मोर क्लोजर, ये बहुत करीब आ गई। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन के फेजेस हमने बताए कि किस तरह से मतलब एंशिएंट टाइम से लेकर प्री मॉडर्न दौर तक ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये किस तरह वजूद में आई। तो होप you might have understood something from this chapter। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा टॉपिक आगे बढ़ेंगे, तो वो हम कल इंशाल्लाह उठाएंगे। तो ये आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।